बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। कल हम लोगों ने केमिस्ट्री 10th क्लास जो है उसको स्टार्ट कर लिया था और इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और इक्विलिब्रियम जो है उसकी टाइप्स में डायनामिक इक्विलिब्रियम और फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन भी देख चुके थे। इसके साथ साथ हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन की, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डेफिनेशन भी हम देख चुके जी। आज हम उससे नेक्स्ट देखते हैं जी, लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा टॉपिक है। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक ये गिल्डबर्ग और वेग ने पेश किया था 1869 में ये लॉ पेश किया। इसके मुताबिक किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली शय के रिएक्टिव मास के हासिल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि रिएक्ट करने का रेट जो है वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रिएक्शन का रेट जो है वो अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको ज़रा एक्सप्रेशन के ज़रिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम जाहिर करेंगे तो समझ आ जाएगी बात। आपको एक मिसाल लेते हैं जी। ए और बी इसके अंदर रिएक्टेंट्स हैं। के ऑफ एफ जो है, के ऊपर वाला के एफ जो है इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और के ऑफ आर जो है नीचे वाला उसका मतलब है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब सी प्लस डी यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, तो जो ये हमें इक्वेशन एक चीज़ जाहिर कर रही है कि ये जो ए ब्रैकेट है ये मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है, और बी ब्रैकेट जो है ये मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ब्रैकेट बी ऑफ रिएक्टेंट बी है। सी जो है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी है, और डी जो है ये है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो ए और बी है, एक इनके मोलर कंसनट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉरवर्ड रिएक्शन के, जबकि सी और डी का जो डायरेक्टिव मास है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिवर्स रिएक्शन के रेट के। तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म करने के लिए ए कंसनट्रेशन बी कंसनट्रेशन के साथ हम लोग के एफ लगा देंगे, जबकि रिवर्स वाला दूर करने के लिए के आर लगा देंगे, जहाँ पर के एफ और के आर जो हैं ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के मखसूस रेट कांस्टेंट्स हैं। इनको कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए हमने यूज़ किया है, तो इनको कांस्टेंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम की हालत में हम जानते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हमेशा बराबर होते हैं, मुतवाज़न तभी कायम होता है। तो हम देखते हैं कि एफ ए कंसनट्रेशन बी जो है ये बराबर होगी के आर सी कंसनट्रेशन डी कंसनट्रेशन की। तो अब अगर इनको एक दूसरे के जो है वो नीचे लिख लिया, ये ए और बी को यहाँ से तकसीम करके इस जगह से तकसीम करके सी और डी के नीचे लिख लेंगे, और के आर को यहाँ से तकसीम करके के एफ़ के नीचे लिख लेंगे, तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन हासिल हो जाएगा। अब ये के एफ़ बटा के आर जो है ये एक और कांस्टेंट के सी के बराबर होता है, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होगा। ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या के सी कहते हैं। या के सी को अगर ऐसे जाहिर किया जाए तो के सी बराबर है सी कंसनट्रेशन डी कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय ए कंसनट्रेशन बी कंसनट्रेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन और प्रोडक्ट एक्टिव मास रिएक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करता है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो इनके मासेस के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करता है जी। जनरल रिएक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अखज़ करना। आइए ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जी, ये भी साथ हम लोग कर लेंगे। जनरल रिएक्शन पर लॉ ऑफ मास एक्शन का इतलाक़ करते हैं जी। अब इसमें स्मॉल ए जो है वो मोल की तादाद है जी कैप ए की, बी जो है वो दूसरे मोल की तादाद है जी। ये रिएक्शन दो रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन पर मुश्तमिल है। कानून के मुताबिक किसी केमिकल रिएक्शन का रेट मुतवाज़न कीमियाई मुसावात में रिएक्टेंट्स की मोलर कंसनट्रेशन के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि रिएक्टेंट्स की मोल्स की तादाद को इनके मोलर कंसनट्रेशन का कुव्वत नुमा। यानी कि यहाँ पर जो स्मॉल ए है, ये जब ब्रैकेट लगेगी ए के इर्द गिर्द मोलर कंसनट्रेशन में, तो ये स्मॉल ए ऊपर जाके हो जाएगा, पावर में चला जाएगा। इसी तरीके से दूसरे जो है रिएक्टेंट उसमें स्मॉल बी जो है बी के साथ लगा हुआ, ये बी ब्रैकेट जब कैपिटल बी ब्रैकेट हो जाएगी तो स्मॉल बी जो है वो ऊपर जाके पावर में चला जाएगा। सी इसी तरीके सी के साथ जो स्मॉल सी लगा हुआ है ये पावर में चला जाएगा, और डी के साथ जब लगा हुआ है स्मॉल डी ये भी पावर में चला जाएगा। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन करते हैं जी। आर एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए कंसनट्रेशन ए और बी कंसनट्रेशन बी के, जबकि आर एफ जो है वो बराबर है के एफ ए कंसनट्रेशन स्मॉल ए और बी कंसनट्रेशन स्मॉल बी के। यहाँ पर के आर जो है ये के एफ जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। इसी तरीके से रिवर्स रिएक्शन के जो है ये मोलर कंसनट्रेशन के हासिल ज़रब का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। सो आर स्मॉल आर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के स्मॉल सी और डी स्मॉल डी के, और आर स्मॉल आर जो है ये के स्मॉल आर के बराबर होता है। अब के स्मॉल आर जो है वो सी आर स्मॉल आर जो है वो के स्मॉल आर सी स्मॉल आर डी स्मॉल आर के बराबर।
यहाँ के आर जो है ये रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम की हालत में दोनों रिएक्शंस के रेट्स आपस में बराबर होते हैं। सो आर एफ जो है वो आर के बराबर है। तो कीमतें दर्ज करने से के एफ जो है वो ए स्मॉल ए, बी कंसनट्रेशन स्मॉल बी, और के एफ बराबर है के आर सी कंसनट्रेशन स्मॉल सी, डी कंसनट्रेशन स्मॉल डी के। तो अब इन दोनों को एक दूसरे वेरिएबल्स को दूसरी तरफ रखने से क्या हो जाएगा जी, के वाली वैल्यू को के के नीचे लिख देंगे। के एफ बटा के आर जो है वो सी डी स्मॉल डी के बटा ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी के बराबर हो जाता है। अब हम जानते हैं कि जो के सी है वो के एफ बटा के आर के बराबर होता है, तो हम के सी को लिख देंगे इसके बराबर। के सी बराबर आ जाएगा सी डी स्मॉल डी के कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय ए कंसनट्रेशन स्मॉल ए और बी कंसनट्रेशन स्मॉल बी के। इस एक्सप्रेशन को लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कहते हैं। तमाम रिवर्सिबल रिएक्शन को इस तरह ज़ाहिर किया जा सकता है। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो है वो इन चीज़ों को ऐसे ज़ाहिर किया जा सकता है। ज़रा इससे एग्जांपल को गौर से देखिएगा। N2+O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO। अब इसको जब हम लिखेंगे तो रेट ऑफ आर एफ जो है इसका हो जाएगा वो के एफ जो है वो बराबर हो जाएगा N2 कंसनट्रेशन और O2 कंसनट्रेशन, और रिवर्स रिएक्शन जो है वो आर बराबर हो जाएगा के आर और NO के ऊपर ब्रैकेट में वो जो दो पावर है वो ये वाला 2 है 2NO वाला जी। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन दर्ज झैल है जी। के सी जो है वो बराबर है NO कंसनट्रेशन 2 के डिवाइडेड बाय N2 कंसनट्रेशन और O2 कंसनट्रेशन। अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन से भी इसकी वजाहत की जा सकती है। इसके अंदर क्या होगा जी, जो आर एफ होगा वो बराबर है के एफ N2 कंसनट्रेशन H2 कंसनट्रेशन 3, और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो पावर ऑफ 3, और जबकि रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो के आर NH3 कंसनट्रेशन पावर ऑफ 2। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो भी एक्सप्रेशन किया जा सकता है। जो है वो प्रोडक्ट को ऊपर लिख लेंगे और रिएक्टेंट को इसके नीचे लिख लेंगे जी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स। कांस्टेंट कीमिया मुतवाज़न में प्रोडक्ट के मोल कंसनट्रेशन के हासिल ज़रब और रिएक्टेंट के मोल कंसनट्रेशन के हासिल ज़रब के दरमियान निस्बत है, जबकि हर एक की मोलर कंसनट्रेशन को वेरिएंट के को एफिशिएंट बतौर क़ुव्वतनुमा लगाया हो। अब के सी जो है वो बराबर है प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन का हासिल ज़रब डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन का हासिल ज़रब, यानी कि दोनों हासिल ज़रबों का जो है वो बटा के सी कहलाता है। इस रिवायती तरीक़ाकार इस हवाले से रिवायती तरीक़ाकार यह है कि प्रोडक्ट की जानिब से मौजूदा अशिया को ऊपर और रिएक्टेंट से की जानिब से अशिया को नीचे लिखा जाता है। ये नॉमिनेटर में लिखा जाता है यानी कि ऊपर, और बटे के नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। ये MCQs के हवाले से आया था, इस बार भी पेपर में आया था 2020 में। मुतवाज़न कीमिया मसवात जानने के लिए हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम मसवात लिख सकते हैं। इस तरह की इक्विलिब्रियम मसवात में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन की वैल्यूज़ दर्ज करके के सी की वैल्यू मालूम की जा सकती है। अब इसका इंसार के सी की वैल्यू का टेम्परेचर के ऊपर भी होता है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की इब्तदाई कंसनट्रेशन पर इसका इंसार बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर उनकी क्या हालत है, ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसका क्या सिस्टम है, ज़रा वो देखें। यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा। अब H2+I2 जो है ये 2HI बना रहे हैं। अब के सी जो है वो HI कंसनट्रेशन पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय H2 और I2 के बराबर है। अब जो H2 है यहाँ पर देखें, H2 की भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर यूनिट है और I2 का भी यूनिट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, जबकि HI ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है। तो इसको चाहे तो पावर 2 के साथ लिख लें या वैसे 2 बार लिख लें। तो हम देखते हैं कि बटे के अंदर दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगी। तो इसका ऐसे रिएक्शन का जिसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स और मोल की तरह, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल की तादाद आपस में बराबर होती है, उसका उस के सी का या उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तो फिर उसका कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होगा। जैसे यहाँ इस देखें अमोनिया वाले केस के अंदर यहाँ पर NH3 पावर ऑफ 2 है, जबकि N2 और H2 की भी पावर 3 है। तो नीचे जो है वो 4 पावरें हैं और ऊपर 2 पावरें हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का ये पावर 2 हो जाएगा। ये हमारे पास जवाब बच जाएगा। लेकिन इसको जब हम खोलेंगे तो ये मोल पर मोल स्केयर डेसीमीटर की पावर 6 ये ऐसा आ जाएगा जी। जब हाइड्रोजन 25 डिग्री पर आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की दर्जे लो। ये मिसाल है, इसके जरिए बताया जा रहा है। इसमें क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है, वैल्यूज पुट करके हमने जवाब निकाल देना। तो जो जवाब निकलेगा वो के सी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। लेकिन इसका यूनिट हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा है कि HI के अंदर जो मोल की तादाद है, जो प्रोडक्ट के मोल्स की तादाद है, वो रिएक्टेंट के मोल्स की तादाद है, इसलिए यूनिट कोई नहीं आएगा। लेकिन इसका जवाब जो है वो इसकी वैल्यू में आ जाएगा। दूसरी मिसाल में देखेंगे तो इसके साथ यूनिट भी आएगा, वैल्यूज पुट करेंगे, तकसीम करके जवाब निकाल लेंगे और इसके साथ वो वाला यूनिट लिख देंगे जो हमने अभी निकाला है जी। तीसरे केस के अंदर देखें मोल्स की तादाद इसमें भी बराबर नहीं है, तो ये पर मोल क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा जी।
आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन को देखा। लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर एक जनरल रिएक्शन के ज़रिए, जनरल एक्सप्रेशन के ज़रिए जो है वो वैल्यूज़ पुट करके हमने जो है वो केसी की वैल्यू निकालने की कोशिश की। इसके बाद हमने देखे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हर रिएक्शन के अंदर इसके यूनिट वेरी कर सकते हैं। जिस रिएक्टेंट के अंदर जो है वो प्रोडक्ट के अंदर और रिएक्टेंट के अंदर मोल्स की तादाद आपस में बराबर होगी, मोल की तादाद आपस में बराबर होगी, उस केस में कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन मोल की तादाद जैसे डिफरेंट होगी वैसे ही यूनिट भी तब्दील होता रहेगा। जी, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।